स्टूडेंट्स मैं करंट इवेंट्स ले रहा हूँ आज। और जहाँ से छूटा था टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अभी हर टॉपिक में हैं और उस पर मैं अपने आपको कंटेंट डेवलप करने में मदद कर रहा हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहला जो इसमें हॉट टॉपिक है वो है PMLA। इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखिए, जो हमारी रुपया है ये लोकल करेंसी में आता है, ग्लोबल करेंसी नहीं है। तो 1973 में, डेट सही कर लेना अगर गलत भी हो जाए तो, हमारे यहाँ एक कानून लाया गया, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, ये जो हमारा रुपया था उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी और वैल्यूज दोनों को चेक करता था। इसका मतलब ये हो गया कि किस क्वांटिटी में एक्सचेंज हो सकता है डॉलर में या अदर करेंसीज में, और किस वैल्यू के साथ किया जाएगा। यानी एक्सचेंज रेट और क्वालिटी दोनों ही RBI डिसाइड करती थी। लेकिन जब 1991 में हम लोगों ने LPG अपनाया तो इसमें एक वर्ड था ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन जो होता है, डेट के साथ साथ करेंसी का भी ग्लोबलाइजेशन होता है। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन की बात आई तो फेरा को हटाना पड़ गया और फिर लाया गया फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन दोनों में अंतर ये है कि जहाँ पर ये नेगेटिव अप्रोच को लेता था, ये प्रिंसिपल था और क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को कंट्रोल करता था, वहाँ पर इसमें लिबर्टी थी। फेमा ने क्वांटिटी को के रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, रिमूव कर दिया इसने। अब आप जिस मात्रा में चाहें, ठीक है, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं और फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा। कि जो कंट्रोल होगा वो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई और डिमांड के आधार पर होगी। जैसे अभी डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है या रुपए का मूल्य घट रहा है, ऐसा देख ले आप, तो ये टोटली सप्लाई और डिमांड पर आधारित है कि भाई क्या सप्लाई है क्या डिमांड है। ठीक है, अब रुपया डॉलर जो अभी चल रहा है 91 के आसपास पहुंच रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बट इसको पहले बता दूं मैं। तो एक्सचेंज जो रेट है ये भी फ्री होगा, सप्लाई डिमांड पर होगा और यहाँ पर भी होगा, ये है फेमा। लेकिन इसमें एक चीज़ क्लियर किया गया कि अगर आप रुपए को डॉलर में या डॉलर को रुपए में कन्वर्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो आप रुपया कहाँ से लाए हैं, ठीक है, सोर्स आपको बताना पड़ेगा और क्यों आपको डॉलर चाहिए, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बता पाते हैं तो इसके लिए एक कानून बनाया गया, इसका नाम है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इससे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अगर किस सोर्स से पैसा आया है, किस सोर्स को जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है, आतंकवाद के लिए किया जा रहा है, तस्करी के लिए किया जा रहा है, अगर इस तरह की समस्या आती है तो हमारा PMLA लॉज काम करता है। तो जो अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा में कन्वर्सन होता है, लेन देन होता है, वही मनी लॉन्ड्रिंग है। और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कौन करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। और बहुत सारे इस तरह के केस लाए गए हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पर कोई लेन देन हुआ ही नहीं है तो वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता नहीं है। ठीक है, यही बात अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मैटर में कोर्ट ने कहा है। अब हम बात करते हैं डॉलर रुपए, डॉलर वर्सेस रुपया। देखिए, ध्यान दीजिए, आज के डेट में हमारा जो रुपया है, 1982 में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है, तारापुर कमेटी। और तारापुर कमेटी ने, जो इंडियन रुपीज होता है वो विदेशों में दो तरह से व्यवहार करता है। एक तो कैपिटल अकाउंट पर व्यवहार करता है और एक करंट अकाउंट पर व्यवहार करता है। कैपिटल अकाउंट जो होता है, इसमें हम कैपिटल को परचेज करते हैं या कैपिटल को सेल करते हैं, वो होता है। और दूसरा करंट अकाउंट जो होता है, जिसमें हम तैयार माल को, सेवाओं को लाते हैं, ठीक है, खरीदते बेचते हैं, वो होता है। तो तारापुर कमेटी ने कहा, चूंकि 1992 में भारतीय, क्योंकि हमारा GDP का जो डिफिसिट था बहुत ज़्यादा था, ठीक है, हमारा जो डिफिसिट था बहुत ज़्यादा था, तो भारतीय रुपया काफ़ी कमज़ोर था। तो ऐसी स्थिति में तारापुर ने कहा कि करंट अकाउंट पर तो भारतीय रुपये को कन्वर्टेबल बना दिया जाए विदेशी करेंसी की तुलना में, लेकिन कैपिटल अकाउंट पर ना बनाया जाए। उसका कारण ये था कि अगर हम ऐसा करते तो कैपिटल
भारतीय रुपए की तुलना में महंगा हो जाता, तो बाहर से निर्यात करते तो भी निर्यात के लिए निर्यात में सस्ता होता क्योंकि डॉलर महंगा होता, और जब हम मंगाते तो महंगा पड़ जाता। तो कैपिटल महंगा होता तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती। लेकिन करंट अकाउंट में फ़ायदा ये होता कि हमारी तैयार वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती है, खरीदते तो सस्ती हो जाती हो, तो हमारा निर्यात बढ़ता, और निर्यात बढ़ता तो जो हमारा जो ट्रेड डिफिसिट था वो कम होता। लेकिन तारापुर ने कुछ शर्तें दी। तारापुर ने कहा कि अगर हम इन्फ्लेशन को जीरो पर ले आए, एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर लें, डिफिसिट को खत्म कर लें, तो हम अपने रुपए को फुली कन्वर्टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी भी भारतीय रुपया कैपिटल अकाउंट पर कन्वर्टेबल नहीं है, हालांकि कुछ देशों के साथ सहूलतें हमें मिली हुई है। अभी रिसेंटली प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी है, डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, और सीधी सी बात है कि डॉलर अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेना चाहते हैं, चाहे एफडीआई लेना चाहते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आज भी आप देखिए ज़्यादातर यूरो, पाउंड, डॉलर, येन, युआन, ये सारे आज पसंदीदा, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, इनके पास कैपिटल भी है, और इनके पास बहुत बड़ा मार्केट भी है। तो जो लिस्ट होते हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं, वो जहाँ उनको फायदा होता है वहाँ पैसा लगाते हैं। अब जहाँ फायदा होता है वहाँ पैसा लगाते हैं, जहाँ पोटेंशियल होता है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन रिसेंटली ईयर में देखा गया है कि भारत में जो कंज्यूमर मार्केट है या कैपिटल मार्केट है, दोनों में करप्शन की समस्या आई है, दोनों में कहीं ना कहीं अविश्वास बढ़ा है, और आम जनता की जो परचेसिंग पावर है वो घटी है, गरीबी बढ़ी है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि भारत में जो उत्पादन है वो उस कीमत पर नहीं बिक पाता जिस पर उसको बिकना चाहिए। यानी भारतीय बाजारों में एक तो इसका ब्यूरोक्रेटिक रीजन है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है, और दूसरा जो हमारे मार्केट में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हुई है। इन दोनों कारणों से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से घट रहा है, और जो इन्वेस्टमेंट है पहले से हो रखा है वो निकल भी रहा है बहुत तेजी से, चाहे एफडीआई हो चाहे एफपीआई हो। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टमेंट निकल रहा है, ठीक है, या आ नहीं रहा है, तो किस रूप में आ रहा है? वो लोग क्या कर रहे हैं, रुपए को सेल कर करके डॉलर खरीद रहे हैं। तो चाहे हमारा कैपिटल मार्केट हो, चाहे हमारा कंज्यूमर मार्केट हो, स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये चीज़ें होना पड़ रहा है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और रुपए की डिमांड घट गई है। यही कारण है रुपए का लगातार डिवैल्यूएशन होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी स्थिति आ रही है कि एक तो सप्लाई डिमांड का सिद्धांत आ रहा है, जो भारत में अपनी इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जो दूसरी आ रही है टैरिफ। ठीक है, टैरिफ क्या है इस पर मैं चर्चा कर दूं। ठीक है, टैरिफ अमेरिका ने बढ़ा दिया है, जिससे भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है, और निर्यात प्रभावित होने से क्या हो रहा है कि जब निर्यात कम होगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में डॉलर हम कम कमाएंगे। ठीक है, और जिस तरह वीज़ा नियम भी वहाँ लागू किया गया है, इससे डॉलर का रेमिटेंस भी घटा है। तो डॉलर की सप्लाई कहीं ना कहीं घट रही है, चाहे एफडीआई में हो, चाहे पोर्टफोलियो में हो, चाहे रेमिटेंस के माध्यम से हो, और चाहे ट्रेड के माध्यम से हो। यही कारण है रुपया बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन जो होता है एक माध्यम होता है, इलेक्शन एक वे है एक्सप्रेशन करने का, किसका, पब्लिक ओपिनियन, एक्सप्रेशन टू पब्लिक ओपिनियन। तो ये लोकतंत्र का आधार है, दिस इज द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी। इसलिए हर 5 साल में इलेक्शन हमारे यहाँ होता है। ठीक है, लेकिन भारत में जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन पर बहुत सारी बातें करनी है अभी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इलेक्शन से जुड़े हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे इलेक्शन में एक तो हम एक यूनियन है, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरे हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये ध्यान रखना पड़ता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है, यूनियन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्लस 29 स्टेट गवर्नमेंट है, और 2 यूनियन टेरिटरी में भी, या 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पर सरकारों का चुनाव होता है। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होने से ये होता है कि 5 साल से पहले भी इलेक्शन हो सकता है।
ठीक है, अगर सरकार अल्पमत में आ गई तो उससे पहले भी चुनाव हो सकता है। ठीक है, तो अब यही स्थिति बन रही है कि देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव हमेशा बने रहते हैं, और जब चुनाव बने रहते हैं तो उसका नुकसान ये होता है, एक तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और दूसरा जो हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इलेक्शन मशीनरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इलेक्शन मशीनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है उसे पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या पैदा हो जाती है। मॉडल कोड कंडक्ट लागू होने से पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या पैदा हो जाती है, पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या पैदा हो जाती है। तो इसी बात को लेकर के आ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का मामला सामने आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिक समस्या क्या है। यही है कि भारत एक यूनियन है, और दूसरी समस्या आ रही है भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अगर किसी राज्य की सरकारें खत्म होती हैं या भंग हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना पड़ेगा कि सरकारें जब भंग हो जाएंगी तो फिर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ बुरी तरह प्रभावित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत एक ही शर्तों में लागू हो सकता है, अगर कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिद्धांत लाया जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिद्धांत अगर लाया जाता है तो ये फिर व्यवहारिक रूप से लागू हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फिर किसी सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है। ये सपोज करो कि राजस्थान में 200 सीट है, 200 में 101 बहुमत हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीट जीता और 11 सीटों का उसको समर्थन कहीं किसी पार्टी से मिल गया, और कांग्रेस ने 99 सीट जीती। ये सरकार नहीं बनाएगी, ये सरकार बना लेंगे। अब सपोज करो कि ये 11 लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो भाजपा 90 पे आ गई, कांग्रेस 99 पहुंच गई। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में सरकार गिर जाएगी। सरकार ना गिरे क्या किया जाए, 99, 90 और 11 इनका एक रेशियो ले लिया जाएगा। जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है इसका तो सीएम हो गया, बाकी लोग मंत्री हो गए, यानी अपोजिशन लेस जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है, जो बाकी का समय है उसमें अपोजिशन लेस पार्टी मतलब सरकार चलेगी जिसमें विपक्ष नहीं होगा, ताकि अब विपक्ष का होना लोकतंत्र में जरूरी है, क्योंकि एक मोरल गोड्स एक नैतिक नियंत्रण का सिद्धांत यहाँ लागू हो जाता है। लेकिन ये केवल उस समय तक के लिए है जब तक जनरल इलेक्शन ना हो। तो अगर इस चीज को लागू किया जाता है तो वन नेशन वन इलेक्शन को व्यवहारिक रूप से लाया जा सकता है। अब इलेक्शन से संबंधित कई टॉपिक हो रहे हैं, जैसे SIR है। ठीक है, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो देखिए आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का सिद्धांत है। यही कारण है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी बनती है, कमेटी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसमें पहले हमारे चीफ जस्टिस भी थे, तो इनको हटा दिया गया है, और PM, HM और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शामिल करके कमेटी बनती है। इस बात को लेकर भी विवाद चल रहा है, वे इसमें बहुमत तो रूलिंग पार्टी का हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर LOP की बात ना सुनी जाए तो क्या किया जाए। ठीक है, तो सरकार मनपसंद इलेक्शन कमिश्नर को बना लेगी, पहली बात, इस पर विवाद चल रहा है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। ठीक है, तो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो योजनाएं होती हैं, जो बेनिफिशियरी होते हैं, उन सबको रोक दिया जाता है ताकि निष्पक्ष चुनाव कराया सके। बिहार इलेक्शन में जो जीविका दीदियों को पैसा ट्रांसफर किया गया, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा वायलेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरी स्थिति आती है फ्री वीज का। फ्री वीज का मतलब होता है कि भारत एक वेलफेयर कंट्री है जहां DPSP सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, लेकिन ये तो एम्पावरमेंट की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है।
लेकिन अगर इसको लालच के रूप में देखा जाए, चुनाव को प्रभावित करने के रूप में देखा जाए, तो इस चीज़ पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। सीधी सी बात है। ये अगर वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन जहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन को प्रभावित करने की बात आ रही है, वहाँ पर इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। अब अगला टॉपिक है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो सर चल रहा है, ये क्या है? देखिए, यहाँ पर ये है कि जो हमारा वोटर लिस्ट है, वोटर रोल है, ठीक है, इसका प्यूरिफिकेशन, इसको शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का अर्थ है कि पहले बात, बोगस वोट, डुप्लीकेट वोट या अनक्वालिफाइड वोट, इनको हटा देना। तो इसमें वोट डिलीट भी होता है और इसमें वोट ऐड भी होता है। बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में एक शुद्ध, लेकिन सर करते समय चूंकि इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है कि वो सिटीजनशिप को डिसाइड करे। पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1991 जो है, ये केवल इलेक्टोरल रोल तैयार करने की बात करता है। आर्टिकल 324 की बात करें, 26 की बात करें, तो इसको सिटीजनशिप डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। और सीधी सी बात है कि ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप को डिसाइड करने का अधिकार नहीं है। और सर को इस दायरे को फॉलो करना चाहिए, सीधी सी बात है। अदरवाइज सर को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित मैटर चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सर का मैटर। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ईवी। देखिए, ध्यान दीजिए, पोल्यूशन क्या होता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें एक नेचुरल बैलेंस है। सॉलिड लिक्विड गैस, यानी जो जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो एबायोटिक हैं, प्लस जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, दोनों में, फ्लोरा और फौना, बायोटिक फैक्टर्स दोनों में बैलेंस है। इस बैलेंस का चाहे आर्टिफिशियल तरीके से या नेचुरल तरीके से बिगड़ जाना ही पोल्यूशन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे सॉलिड लिक्विड और गैसेज हैं, उनकी क्वांटिटी भी इफेक्ट हुई है और क्वालिटी भी इफेक्ट हुई है, यही पोल्यूशन है। ठीक है, अब पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। देखिए, दिल्ली की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है। इस पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जो शहरों में पोल्यूशन है, उसका जो बड़ा कारण है, तो एक तो पॉपुलेशन का कंजक्शन एक बड़ा कारण है। पॉपुलेशन के कंजक्शन होने से क्या हो रहा है कि जो वेस्टेज हैं, जो यूजेज हैं, वो भी। दूसरी बात है कि पोल्यूशन का जो डिस्पोजल है, वो एक बड़ा कारण है। डिस्पोजल सिस्टम बहुत साउंड होना चाहिए, नहीं है किसी, ठीक है, तो स्थिति खराब होगी। तीसरा बड़ा कारण है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे हमारे मेले त्यौहार में बहुत सारे पटाखे वगैरह फोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, एक बड़ा कारण हो सकता है ये। इसके अलावा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो डीजल और पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती हैं। इसलिए देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ये वाले व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो यही कारण है कि सरकार, हालांकि यूरो 6 जो है, भारत 6, भारत 6 मिनिमम मिटेंस करता है, मिनिमम पोल्यूशन करता है, तो इन गाड़ियों को तो अलाउ किया गया है पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, उसके लिए किसी पोल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो पोल्यूशन होता है वो जीरो इमिशन होता है। ठीक है, तो सरकार इस पर बहुत सारा सब्सिडी भी दे रही है और कंपनियों को प्रमोट भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बनाया जाए। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो हम बात कर लेते हैं पुलिस इनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन। पुलिस इनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन। देखिए, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इसी से हमारा पुलिस एक्ट चलता है अभी तक। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट इसमें हुआ है।
ये कहता है कि पुलिस एक ट्रेंड बॉडी है, वो अथॉरिटी ट्रेंड बॉडी है जिसकी नियुक्ति अथॉरिटी करता है, और ये मिनिमम, इसकी फिलॉसफी है कि मिनिमम फोर्स को यूज करते हुए, मिनिमम फोर्स को यूज करते हुए ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये डेमोक्रेसी की, जस्टिस की पहली शर्त है। जस्टिस और डेमोक्रेसी की पहली शर्त है, इससे लोगों की जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट और प्रमोट होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दो स्थिति है कि पुलिस का काम होता है, एक तो प्रिवेंटिव होता है, प्रिवेंटिव में होता है अपराध होने से पहले अपराध को रोक देना, और दूसरी समस्या आती है, दूसरी बात आती है कि अपराध होने के बाद उसका ये तो इंटेलिजेंस से रोका जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, फिर जस्टिस, और इसको जस्टिस को इम्प्लीमेंट करवाना है। ये सारे रोल, यानी पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन भारतीय पुलिस के साथ तीन समस्याएं आ रही हैं निकल करके। पुलिस के साथ जो तीन प्रॉब्लम है वो क्या है? एक तो पुलिस के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, पुलिस का जो मनोबल है, दूसरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा जो इनका सीजर है यानी प्रक्रिया है, फंक्शन है। देखिए पुलिस का मनोबल बहुत नीचे है, उसका कारण ये है कि पुलिस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम करती है। लेकिन आए दिन में देखा गया है कि पुलिस के मामले में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें एक बोहरा कमेटी बनाई गई थी, इसमें उसने कहा था क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक जो नेक्सस है, इसने पुलिस के कार्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और पुलिस का जो फंक्शनिंग है जीरो टॉलरेंस की, उसको इसने प्रभावित किया है। ठीक है, दूसरी बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। पुलिस के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इनके पास इक्विपमेंट्स हो, चाहे इनके पास ट्रेनिंग हो, चाहे इनके पास पर्सनल्स हो, चाहे विशेषज्ञों की, अभी हाल रिसेंटली ईयर में इनको मदद दी जा रही है, सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी जिस लेवल की जरूरत है वो लेवल नहीं है। तो चाहे इंटेलिजेंस की बात आ रही है, चाहे इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात आ रही है। अभी तीन जो लॉज लाए गए हैं, BNSS, BSA और BNS, इससे थोड़ी मदद मिली है, पुलिस के कार्य में एक मॉडर्नेशन आया है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो पुराने बने हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इस प्रॉब्लम है। तीसरी समस्या आ रही है पुलिस के साथ फंक्शनिंग की। अभी IPC से पुलिस को काम करना पड़ता था, CRPC से पुलिस को काम करना पड़ता था। चलो ठीक है, चीज़ें आ गई हैं, अब थोड़ा सुधार हो रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली में। लेकिन बुलडोजर क्या है? देखिए आर्टिकल 21 जो है संविधान का, वो कहता है, और 20 न्याय की बात करता है, 21 जीवन की बात करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि पुलिस एक एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, और अगर आपने किसी को मार दिया तो उसके साथ न्याय कहाँ हुआ फिर? ठीक है, तो पुलिस को मिनिमम फोर्स ही यूज करना चाहिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनकाउंटर को जस्टिफाई उस स्थिति में कर पाएंगे जब एक हाई कोर्ट की कमेटी बना दी जाए हर इनकाउंटर के बाद, और हाई कोर्ट की कमेटी ये बताए कि भाई किन परिस्थितियों में इनकाउंटर करने की जरूरत पड़ी है, और इनकाउंटर में मिनिमम फोर्स ही यूज किया गया है, इस चीज़ को जस्टिफाई किया जाए। अदरवाइज पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना एक बहुत बड़ा अपराध है, और हत्या से भी बड़ा अपराध इसको माना जाना चाहिए। अगली स्थिति आती है बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन क्या है कि घरों को किसी को तोड़ देना, किसी की फैक्ट्री मकान को तोड़ देना। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 19 जो था उसमें संपत्ति का अधिकार जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, एक मौलिक अधिकार था। लेकिन जब हमने समाजवादी लक्ष्य को रखा, तो चूंकि सरकार को उसको एक्वायर करने की जरूरत थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत थी, पब्लिक प्रोजेक्ट्स को, तो उसको भी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 300 में। नाउ इट बिकम ए स्टैट्यूटरी राइट। अब ध्यान दीजिए कि अगर किसी ने सरकार की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन खड़ा कर लिया, तो ये बिल्कुल गलत है।
लेकिन सरकार को ये कब्जा हटाने का अधिकार नहीं है। ये कब्जा हटाने का अधिकार जो है ये कोर्ट के माध्यम से, यानी जो हमारे सिविल लॉज हैं, जो हमारे दीवानी कानून हैं, वो कोर्ट के माध्यम से ही लागू होता है और कोर्ट में इन चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है। और कोर्ट के, यानी मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जब तक कोर्ट का उचित आदेश ना हो तब तक किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित ना किया जाए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अभी भी कानूनी अधिकार है और संपत्ति से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कानून, और कानून लागू करने का, कानून के द्वारा न्याय करने का अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास है। तो बुलडोजर एक्शन को हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं जब कोर्ट ने ऐसा करने के लिए कहा हुआ हो, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं देखिए, करंट इवेंट में ऑलमोस्ट हमने चीज़ों को कवर कर लिया है। हम राजस्थान में देख लेते हैं, करंट इवेंट के कुछ टॉपिक और हैं, फिर हम चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान में अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे जो SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, SC/ST के खिलाफ जो SC/ST का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें देखिए जो कारण है उसका कारण देख लीजिए। राजस्थानी समाज को हम दो भागों में बांटते हैं। ये सोशल डिवीजन है। ओवर प्रिविलेज, जो जन्म से ही ओवर प्रिविलेज होते हैं, और अंडर प्रिविलेज, जो जन्म से ही अंडर प्रिविलेज इनको माना जाता है, समाज ऐसा मानता है। तो SC/ST जो आते हैं ये इसी में आते हैं, अंडर प्रिविलेज में। बाकी फॉरवर्ड कास्ट आते हैं, कुछ OBC के लोग भी आते हैं इसमें, जो तथाकथित सो कॉल्ड। संविधान सभी को समानता देता है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ सभी को समानता देता है। तो राजस्थानी समाज में अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति पैदा हो गई है। तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, वो एम्पावर होने के लिए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जिससे सीधा सीधा टकराव हो रहा है। और टकराव होने की स्थिति में जो एट्रोसिटी वो हो रही है, पहली बात। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है समाज का, ट्रांजिशन जो हो रहा है समाज का, प्रिविलेज और ओवर प्रिविलेज के चक्कर में संविधान के अधिकारों को लोग जागरूक होकर के, या कानून के अधिकारों को जागरूक होकर ऐसा कर रहे हैं, जहाँ पर एक ट्रेडिशनल राजस्थानी समाज को तोड़ने से जो लोग बचाना चाहते हैं, जो ओवर प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं, उनके और उनके बीच में झगड़ा होता है। एक एट्रोसिटी का एक बहुत बड़ा कारण ये है। एट्रोसिटी का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, एट्रोसिटी का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी भी SC/ST पूरी तरह से एम्पावर्ड नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिशनल सोशल लॉज बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में बड़ी समस्याएं आ रही है। ठीक है। तीसरी बात जो सामने आ रही है वो आ रही है कि जो लोग एट्रोसिटी कर रहे हैं उनका मनोबल काफी उच्च है। मनोबल इसलिए उच्च है क्योंकि जो हमारे अवेलेबल लॉज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। इसका एक पॉलिटिकल सोशल प्रेशर काम करता है इस पर, मनी पावर भी काम करता है। ठीक है। करप्शन तो ही है। तो ये सारे कारण है कि SC/ST के खिलाफ एट्रोसिटी अभी भी बना हुआ है। करना है तो क्या करना पड़ेगा? समाज में एक नैतिक शिक्षा देनी पड़ेगी ताकि ये जो चेंज हो रहा है ये पीसफुल हो। ये जो सो कॉल्ड फॉरवर्ड क्लास हैं वो इस चीज़ को मान लें कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है, इसलिए कोई भी प्राकृतिक रूप से ओवर प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो SC/ST इनका एम्पावरमेंट सरकार बहुत तेज़ी से करे, रेशियो को मेंटेन करे। ठीक है, विशेष। और तीसरी बात है कि सामाजिक कानूनों की बजाय जो संवैधानिक कानून है उसको फोर्सफुली लागू किया जाए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ। ये हो गया। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है राजस्थान में पिच सिस्टम। ठीक है।
राजस्थान में विश सिस्टम, यानी क्या बोलते हैं इसको, डायन प्रथा। देखिए, जो हड़ौती का पठार है, इसके आसपास के कुछ एरिया ऐसे हैं अरावली एरिया में, जहाँ पर ये विश सिस्टम पाया जाता है। विश सिस्टम में क्या होता है कि हमारा समाज जो है प्रधान समाज है, जैसा कि पता है तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड होने से क्या हो रहा है कि क्लासिफिकेशन हुआ है कि कोई मेल जो है ये कभी पैर डोमेन की बात नहीं करता है, ये गुड डोमेन होता है हमेशा। लेकिन फीमेल जो है, तो मेल फीमेल में समाज बट गया, और जो मेल सोसाइटी है वो फीमेल के लिए ही डिसाइड करेगा कि कौन सी फीमेल ऐसी है जो गुड वोमेन लेके आती है। जो गुड वोमेन लेके आएगी वो तो देवी है, और जो बैड वोमेन लेके आएगी वो क्या है, विच है। बैड वोमेन जो लेके आएगी वो विच है। देखिए, ये बहुत ही इनह्यूमनिक, हालांकि इसको रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, आज भी ये समाज में धड़ल्ले से लागू हो रहा है। ये कहना चाहूंगा, इसको रोका कैसे जाए। मान लीजिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट में सबसे बड़ी समस्या है इनजस्टिस को दे रहा है और इनह्यूमनिक है। लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ भी बहुत बड़ा अपराध है। इसको रोकने का तरीका है कि सबसे पहले तो विमेन्स एम्पावरमेंट किया जाए। विमेन्स एम्पावरमेंट करने से क्या होगा कि जो मेल और फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एम्पावर्ड क्लास पर कभी भी कोई अत्याचार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एजुकेशन के माध्यम से समाज में रेशनलिटी लाई जाए, प्राकृतिक रूप से और तार्किक रूप से साबित किया जाए कि महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं है, और कोई भी जन्म से, ठीक है, जन्म से बुरा बैड वोमेन नहीं होता। ठीक है, तर्क लागू किया जाए कि भाई कोई भी विच नहीं होता, ठीक है, सारी औरतें गुड वोमेन हैं, ठीक है, और देवी के रूप हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जाओगे तो देखोगे क्या है, महिलाओं की पूजा होती थी, क्यों? बस दे आर क्रिएचर, वो जन्म देती हैं, क्रिएट करती हैं, ठीक है, इसलिए महिलाएं कभी भी अशुभ नहीं हैं। बहुत क्लियर है। तो ये हो गया विच सिस्टम। अच्छा, राजस्थान में अभी देखा जा रहा है एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। देखिए, एक्सीडेंट क्यों हो रहा है इस पर हम चर्चा करते हैं अगर, ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट देखा जा रहा है बहुत हो रहा है। रोड एक्सीडेंट होने के दो बड़े कारण हो सकते हैं, हालांकि वैसे कोई वेल एस्टेब्लिश क्या कहते हैं फैक्ट नहीं है अभी तक, लेकिन सबसे पहला कारण हो सकता है कि जो गाड़ियों को चलाते हैं ड्राइवर्स, जो ड्राइवर हैं उनकी जो लाइसेंस पाने की क्षमता है, ठीक है, या जो इनकी क्वालिफिकेशन है, नहीं जो इनका एक्सपर्टीज है, हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। ये कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, इनका मेडिकल फिटनेस, ठीक है, और ये शराब वराब पी के गाड़ियाँ ना चलाएं, ठीक है। तो इस चीज़ का एक जो आरटीओ है, जो पुलिस है, एक इन्फोर्समेंट एजेंसी ऐसी हो जो इन चीज़ों को इंश्योर करे कि भाई वही आदमी गाड़ी चलाएगा जो मेंटली और फिजिकली फिट है, जिसने शराब नहीं पी रखी है, जिसको वास्तव में अथॉरिटी ने चलाने का लाइसेंस दिया हुआ है। और लाइसेंस पाना तो कितना आसान है, सभी को पता है। जो गाड़ी नहीं चलाते उनके पास लाइसेंस है, जो चला लेते हैं शायद उनके पास बट कोई ट्रेनिंग की भी तो व्यवस्था नहीं है भाई। हर कोई आदमी चला गया, लाइसेंस दे दो हमें। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, रोड सेफ्टी की बात हो रही है। देखिए, रोड सेफ्टी, रोड टूटा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रखा है रोड सेफ्टी में। रोड का जो कंडीशन है, इंक्रोचमेंट है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट के होने में। ठीक है, तेज गति से चलती हुई गाड़ियाँ
सेफ्टी ना होने की वजह से कभी जानवर आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। ठीक है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ जो रूल तोड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, स्केट ड्राइवर होते हैं, रूल तोड़ने वाले लोग हैं, जो रूल्स तोड़ रहे हैं, इन पर भारी जुर्माना लगाया जाए, ताकि के अंदर एक डिटेरेंट पैदा हो, एक डर पैदा हो। है। तो रोड एक्सीडेंट को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ही है, ये सारी चीज़ें कर ली जाए तो रोड को रोका जा सकता है, रोड समस्या को रोका जा सकता है। अब लगभग राजस्थान और वैसे सारे करंट इवेंट्स तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। अब क्लास होगी, वो क्लास होगी, देखिए सोशल इशू हो चुका है, इकोनॉमिक इशू को लेकर के होगी, साइंस टेक को होगी, ज्योग्राफी को लेके होगी, और मिसलेनियस को लेके होगी, ठीक है, पब्लिक एडमिशन को लेके होगी। ठीक है, ये सारे टॉपिक वो जल्दी आएंगे। ठीक है, और लगभग ये भी करंट इवेंट्स को ही कवर कर रहे हैं ज़्यादातर।